नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और लेकर आई हूं आपका फेवरेट शो आवाज एंटरप्रेन्योर। यहां हम बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत में इनोवेशन और क्वालिटी के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादक देशों में से एक है, लेकिन फसल कटाई के बाद होने वाला नुकसान आज भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में एआई, कंप्यूटर विजन और रोबोटिक्स की मदद से इस समस्या का समाधान करने का दावा कर रहा है भारतीय एग्रीटेक स्टार्टअप एग्रोग्रेड। साल 2018 में शुरू हुई ये कंपनी आलू और प्याज की स्मार्ट ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, वेटिंग और पैकिंग के लिए एआई आधारित ऑटोमेशन सॉल्यूशंस डेवलप करती है। एआई कैसे बदल रहा है भारत की एग्री सप्लाई चेन और एग्रीटेक का भविष्य, इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एग्रोग्रेड के फाउंडर क्षितिज ठाकुर। क्षितिज, हाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। क्षितिज, सबसे पहला सवाल तो मेरे जहन में यही उठता है कि एग्रोग्रेड है क्या, ये काम कैसे करती है? तो हम पहले इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में काम करते थे, जहाँ पे हम कंप्यूटर विजन और रोबोटिक्स से जो डिफेक्ट्स होते थे मैन्युफैक्चरिंग लाइन पे, वो आइडेंटिफाई करते थे। उस टाइम हमने देखा कि यही टेक्नोलॉजी अगर हम एग्रीकल्चर में चले तो इससे बहुत फायदा हो सकता है। अभी प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि बहुत बड़ा एक ट्रस्ट डेफिसिट है। जो बायर है, बायर को पता नहीं होता क्या क्वालिटी आने वाली है, तो जो सेलर है वो अश्योरेंस नहीं दे पाता, जिसकी वजह से बहुत बड़ा गैप है मार्केट में। और इसके लिए कोई भी टेक्नोलॉजीज नहीं थी जिससे क्वालिटी स्टैंडर्डाइज हो। इसी वजह से हम फेयर प्राइस डिस्कवरी नहीं देखते कि आपके एक जो आपका आलू है या प्याज है, उसको क्वालिटी के हिसाब से जो रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और इसीलिए हमने ये टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चर में डेवलप करना चालू किए। अभी हम इंटरेस्टिंग। कंप्यूटर विजन और रोबोटिक्स यूज करके आलू प्याज की ग्रेडिंग और सॉर्टिंग करते हैं, जहाँ पे अगर कोई खराब आलू रहेगा तो उसको बाजू में हटाया जाता है रोबोट से, और उसका पूरा क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बन जाती है। एक बायर को पता होता है कि क्या क्वालिटी पैक हो रही है, जिससे जो मतभेद होती थी बायर और सेलर में वो सॉल्व हो जाती है, और सेलर को भी एक उचित दाम मिल जाता है उसके क्वालिटी के लिए। तो ये पहली बार भारत में हो रहा है क्या क्षितिज? ऐसा पहले मैनुअली ट्रेडिशनली होता था, हाथ से लोग इसको सेग्रीगेट करते थे, अब पहली बार क्या भारत में मशीन का उपयोग हो रहा है? अब तक कैसा होता था कि आपके लिए जो ग्रेड ए है और मेरे लिए जो ग्रेड ए है, हाँ। उसका डेफिनेशन ही अलग था। इसी वजह से सबसे ज्यादा जो मिडलमैन बोला जाता है ये पूरे सप्लाई चेन में, ये उसी के लिए थे, क्योंकि किसी का ग्रेड ए किसी के और के ग्रेड के लिए डेफिनेशन ही अलग थी। जो टेक्नोलॉजीज इस सप्लाई चेन में यूज होती थी वो सारी इंपोर्टेड टेक्नोलॉजीज थी, यूरोपियन टेक्नोलॉजीज थी, जो इंडियन क्रॉप वेराइटीज के लिए बनी ही नहीं थी। और उसकी कॉस्टिंग भी इतनी थी कि कभी उसका अडॉप्शन ही नहीं हुआ। दूसरा रीजन ये था कि इंडियन क्रॉप वेराइटीज काफी डिफरेंट होती है। जैसे प्याज हो गया, प्याज का छिलका काफी नाजुक होता है, पेपर टाइप होता है, थोड़ा भी फ्रिक्शन होने पे वो प्याज का छिलका निकल जाता है, स्किन आउट हो जाता है। और इसी वजह से कोई भी टेक्नोलॉजी अब तक अडॉप्ट नहीं हुई थी। तो जब हमने चालू किया तो हमने देखा कि हर एक क्रॉप के लिए एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी ग्राउंड अप डेवलप करनी पड़ेगी। उसकी पूरी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करके हमने हमारी मशीन्स बनाई है। तो जैसे प्याज का अगर छिलका निकलना नहीं चाहिए तो उसको जेंटल हैंडलिंग हो गया। या पटेटो जो होता है, पटेटो के काफी सारे वेराइटीज आते हैं इंडिया में। तो जब ऑब्लॉन्ग शेप आता है, लंबा आलू आता है, तो टूटना नहीं चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए एकदम स्क्रैच से हमने ये टेक्नोलॉजीज बनाई है। जो प्रॉब्लम्स इंपोर्टेड मशीन्स में आती थी ये हमने अभी सॉल्व कर दी है। तो सारा जो आपका जो एआई हमने ट्रेन भी किया है, डीप लर्निंग मॉडल्स भी ट्रेन किए हैं, वो इंडियन क्रॉप वेराइटीज पे ट्रेन किए हुए हैं। अच्छा क्षितिज, एक और सवाल, ये फसल कटाई के बाद हमारी उपज बहुत खराब होती है भारत में, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए भी आपने कुछ सोचा है और यहाँ पर एआई टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करेंगे आप? हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हम्म। जो आपका पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है ये फिलहाल काफी मिसिंग है। जैसे आपका आपने फसल निकाला, उसके बाद जो प्रोसेस होती है कि आपको बायर मार्केट लिंकेज होना चाहिए, आपका ग्रेडिंग सॉर्टिंग होना चाहिए, और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है वो मिनिमल होना चाहिए। अभी जब आप ग्लोबली देखोगे तो ये सारी टेक्नोलॉजीज सारे एंटरप्राइजेस के लिए बनाई गई थी। हम कर रहे हैं कि इसको डी एंटरप्राइज कर रहे हैं, कि हम जितना खेत के नजदीक हम ये टेक्नोलॉजीज ले जा सके, ये हमारा एफर्ट है।
तो पकड़े चलिए जहाँ पे भी आपका कलेक्शन सेंटर है, जहाँ पे आलू आ रहा है, जहाँ पे प्याज आ रहा है, वहां से ही आपको डायरेक्ट मार्केट लिंकेज हो जाए। तो ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकिंग होते टाइम ही आपको एक मार्केट से कस्टमर मिल जाए। ये हमारा एफर्ट है कि ना कि सिर्फ एंटरप्राइज लेवल पे रहे, ये जो लोकल पैक हाउसेस है, जो खेत के नजदीक है, जो कोल्ड स्टोरेजेस है, यहाँ पे ये सारी टेक्नोलॉजीज डिप्लॉय हो। तो आपके अभी ग्राहक क्लाइंट्स कौन कौन से हैं क्षितिज? और साथ ही दूसरा सवाल इसी में मैं जोड़ देती हूँ कि आपकी जो फैक्ट्री है कहाँ कहाँ मौजूद है अभी इंडिया में? हमारे जो ग्राहक होते हैं वो एफपीओ हो गए, व्यापारी हो गए, एक्सपोर्टर हो गए, रिटेलर हो गए, कोल्ड स्टोरेजेस हो गए, फूड प्रोसेसिंग कंपनीज हो गए। जहां पे भी आपका प्रोड्यूस एग्रीगेट होता है या एक साथ आया जाता है, वहां पे हमारी मशीन्स यूज की जाती है, जिससे आपको अप टू 20 टन्स पर आवर आपका ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकिंग हो जाए और एग्रीगेशन फास्ट हो जाता है। जो डैमेजेस और लॉसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं और एक बायर को ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है कि क्या क्वालिटी आने वाली है, तो क्वालिटी अश्योरेंस मिल जाती है, स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है। हमारे सारे मशीन्स डिजाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चर पुणे में होते हैं, चाकण के नजदीक। और पैन इंडिया में अभी कहाँ कहाँ मौजूद है? सिर्फ पुणे में या फिर और ज्योग्राफिकली आप और एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं? हमारा मैन्युफैक्चरिंग पुणे में है, लेकिन हमारे मशीन्स 14 स्टेट्स में हमारे प्रेजेंट है इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया जाते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा क्षितिज, ये बताइए कि आपका रेवेन्यू मॉडल कैसे काम करता है? आप कितना चार्ज करते हैं इस मशीन को यूज करने के लिए, या फिर आप मशीन लीज पे देते हैं? ये थोड़ा बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल में समझना चाह रही थी। हम मेजरली जो हमारे मशीन जाते हैं वो वन टाइम सेल पे जाते हैं। इसके साथ ही हम नए मॉडल्स भी हम ट्राई कर रहे हैं, जहाँ पे हम लीज मॉडल पे भी ट्राई करें थ्रू पार्टनर, जहाँ पे वो मशीन्स फाइनेंशियली एक्सेसिबल रहे। और आगे का क्या प्लान है? और कुछ नई टेक्नोलॉजी आप इससे अपनाना चाह रहे हैं क्या? थोड़ा और एक्सपैंड करके फार्मर्स के लेवल तक भी ले जाना चाह रहे हैं इसको? एग्रो ग्रेड का भी क्या विजन है? देखिए, फार्मर्स का जो हार्वेस्ट पीरियड होता हाँ। है वो 15 से 20 दिन पूरा साल में होता है। तो हम ये फार्मर्स को बेचना नहीं चाहते हम, लेकिन ये एग्रीगेशन पॉइंट पे हम डिप्लॉय करना चाहते हैं। जैसे पकड़ के चलिए, अभी हमने जो मशीन्स लॉन्च की है वो ट्रैक्टर माउंटेड मशीन्स भी है कुछ, कि वो फार्मर के लेवल पे भी जाके ग्रेडिंग करे। लेकिन इसका मेन जो जहाँ पे मशीन लगने वाली है वो आपका कलेक्शन सेंटर होने वाला है, ये आपका फार्म लेवल पे नहीं होने वाला है। फार्मर उसको रेंट कर सकता है जरूर, लेकिन अभी नए जो टेक्नोलॉजीज हम बना रहे हैं कि हम ये मशीन्स को मूवेबल कैसे बना सके, ताकि ओके, वो और क्या जितना कॉस्टिंग है क्षितिज इस मशीन की? हमारी मशीन्स डिपेंड करती है कि क्या स्पेसिफिकेशंस पे हम देख रहे हैं, कितना थ्रूपुट देख रहे हैं, कितना नंबर ऑफ ग्रेड्स देख रहे हैं, उसमें हमें क्या क्या सॉर्ट करना है, ये कस्टम प्राइसिंग होती है। ओके। अच्छा, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि जिन लोगों ने इस्तेमाल किया, जिन क्लाइंट्स ने इस्तेमाल किया, उनसे कैसा रिस्पांस मिला? क्या उनको ज़मीनी तौर पर कोई फ़र्क देखने को मिला? कितना नुकसान इनका कम हुआ है? कैसे रिस्पांस मिले हैं? मैं आपको इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ। सोलापुर में एक एफपीओ है, फॉर्टीमैक्स एफपीओ करके। तो पहले कैसा होता था, जब प्याज हार्वेस्ट होती थी वो एक साथ वैसे के वैसे वो व्यापारियों को बेची जाती थी। तो उसमें क्या हो जाता था कि आपको अब भले ही प्याज का साइज बड़ा रहेगा, जिसको आपको अच्छा दाम मिलना चाहिए वो मिलता नहीं था, और परफेक्ट बायर नहीं मिलता था। तो हमारी उन्होंने मशीन लगाई, उसकी वजह से उनका जो प्रोसेस है वो 3 टाइम्स फास्टर हुआ है। दिन में वो पूरा एक कंटेनर से ज्यादा पैक कर सकते हैं। दूसरा है, मशीन ग्रेड होने की वजह से बायर को भी एक अश्योरेंस आ जाती है कि मुझे अच्छा क्वालिटी ही मिलने वाला है। तो उनको जो प्रीमियम ग्रेड निकलता है उस पे उनको 10% एक प्राइस रियलाइजेशन ज्यादा मिला है। दूसरा रहा है, एक मित्रा एफपीसी करके है, ये अमरावती में है। ये पहले थ्रू एजेंट्स बेचती थी, मतलब एक एजेंट को उनका मटेरियल माल जाता था और फिर वो आगे एंटरप्राइजेस को सप्लाई करते थे। अभी मशीन की वजह से वो डायरेक्ट बायर से कनेक्ट हो पाए हैं। तो उनका प्रोसेस भी, जब यहाँ पे उनका एक कंसाइनमेंट एक दिन में होता था, अभी वो एक कंसाइनमेंट 2 घंटे में हो रहा है। तो उनका मैन पावर सेविंग्स करीब 78% हो चुका है, और जो उनका टाइम है वो बहुत काफी रिड्यूस हो चुका है। और इस वजह से जो उनका जो प्रीमियम ग्रेड आता है उसको भी उनको 1 रुपी को, 1 किलो के पीछे 1 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। अच्छा, एक और सवाल कि आपने IIM अहमदाबाद से आपको इन्वेस्टमेंट मिली है, मैं देख पा रही थी सोशल अल्फा ने भी आपके साथ निवेश किया है, तो कैसे भरोसा जीता आपने इतने बड़े इन्वेस्टर्स का, और यहाँ पर आपको और स्केल होने में कितनी मदद मिली इनसे?
हम काफी लकी रहे हैं कि हमें काफी लोगों से सपोर्ट मिला है जब से हमने चालू किया है। सोशल अल्फा हो गया, अहमदाबाद वेंचर्स हो गया, विलग्रो हो गए, सीबा हो गया, आईजीकेवी रायपुर हो गया। तो ये जब हम टेक्नोलॉजी बना रहे थे तो उसमें काफी सारा डिजाइन एफर्ट लगता है, बिजनेस मेंटरशिप लगता है। तो जब भी हम बना रहे थे, तो अब जब 2018 से हम काम कर रहे हैं तो पहले 6 वर्जन्स तो हम सिर्फ पायलट कर रहे थे। तो इनकी वजह से हमें काफी सारे पायलट पार्टनर्स भी मिले। इनकी वजह से हम हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर पाए। और हम इंजीनियर्स है, हमें मशीन्स बनाना आता है, लेकिन जैसे एक बिजनेस मॉडल रिफाइनमेंट हो गया, यहाँ पे भी इनकी काफी सारी मेंटरिंग मिली है। वेरी इंटरेस्टिंग, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। क्षितिज, लेकिन ये आइडिया कैसे आया? एकदम से आप इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे थे, फिर आपने कैसे सोचा कि आलू प्याज में जाते हैं और सेग्रीगेट करते हैं, फार्मर्स को फायदा होगा और रिटेलर्स को फायदा होगा? आइडिया कैसे आया ये? अ, मेरी फैमिली एग्रीकल्चर से ही है। हम आम की खेती करते थे, आम और चावल की खेती करते थे। 2009 में हमें वो बंद करना पड़ा क्योंकि एक तो लैंड होल्डिंग भी कम थी और वो फाइनेंशियली फिजिबल नहीं हो रहा था। हर साल हार्वेस्ट वेरी करता था कि कितना प्रोड्यूस आ रहा है, और उस वजह से फाइनेंशियल सस्टेनेबल ना होने की वजह से वो बंद करना पड़ा। हम 2016-17 में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में काम करते थे, जहाँ पे हम कैमरा बेस्ड डिटेक्शन करते थे कि क्या उसमें डिफेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन पे कोई पार्ट बना है, वो डैमेज है या नहीं है, और उसको सॉर्ट करते थे। उसी दौरान हम फूड प्रोसेसिंग की एक कंपनी है, उनसे हम मिले, और उन्होंने हमें ये प्रॉब्लम के बारे में और बताया कि हर बार जो मटेरियल आता है उनको भले ही फार्मर से खरीदना है या एफपीओ से खरीदना है, वो नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि उनको जो क्वालिटी से प्रोड्यूस चाहिए वो मिले। तो उनको वाया एजेंट ही परचेस करना पड़ता था, और हर बार एजेंट के और उनके बीच में मतभेद होती थी कि मुझे जो क्वालिटी चाहिए तो वो क्वालिटी मिल नहीं रही है। तो उस दौरान हमने 2018 में हमने चालू किया कि इसको और देखते हैं, क्योंकि हम ये टेक्नोलॉजीज पे काम कर चुके हैं। तो अगर ये एग्रीकल्चर में काम आता है तो काफी बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता है कि हर कलेक्शन सेंटर से ही आप डायरेक्ट बायर से जुड़ सकेंगे। तो एजेंट थ्रू जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जो बड़े एंटरप्राइज बायर्स है उनको भी क्वालिटी अश्योर्ड प्रोड्यूस अगर मिलता है तो डायरेक्ट वो फार्मर्स एफपीओ लेवल पे वो खरीद सकेंगे। जो क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन पार्ट है कि आपका डेफिनेशन ऑफ ग्रेड ए और मेरा डेफिनेशन ऑफ ग्रेड ए, ये दोनों समान लाने के लिए हमने फिर मशीन्स पे डेवलप करना चालू किया। अभी इंडिया में हमारे 130 मशीन्स है अक्रॉस 14 स्टेट्स। अच्छा क्षितिज, आप अभी सिर्फ आलू प्याज पे फोकस कर रहे हैं या फिर और भी और सब्जी और दूसरे चीजों में भी एक्सपैंड करने का इरादा है? हमारा एफर्ट तो यही है कि हम जहाँ जहाँ पे भी ग्रेडिंग सॉर्टिंग या क्वालिटी के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको सॉल्व करते जाए। आलू प्याज हमने चालू किया क्योंकि हम खुद महाराष्ट्र में है, तो प्याज तो सबसे बड़ा स्पेस था, और प्याज में कोई भी टेक्नोलॉजीज डेवलप ही नहीं हुई थी जब तक। मतलब पूरी प्रोसेस काफी सब्जेक्टिव थी और काफी सारे लूप होल्स थे, इसलिए हमने प्याज से चालू किया। फिर हमने आलू में 3 साल बाद पहले हमने चालू किया, 2022 में हमने आलू में चालू करना डेवलप करना। अभी हम नट्स हो गए, टोमेटो हो गए, लीफी हो गए, ये भी हमारे पाइपलाइन में है। जो भी पेरिशेबल्स पे ज्यादा फोकस है क्योंकि उसको टाइम बहुत कम मिलता है। जैसे ही आपने हार्वेस्ट किया उसको क्लीनिंग करके, क्वालिटी अश्योर करके, उसको ग्रेडिंग सॉर्टिंग पैकिंग करके आपको डिस्पैच करना है, और उसके लिए कुछ घंटे ही मिलते हैं। तो इसमें ऑटोमेशन बहुत जरूरी है। राइट, और सबसे ज्यादा तो टमेटो में लगता है मुझे क्षितिज जी, सबसे ज्यादा खराब जल्दी वही हो जाती है। जोक्स अपार्ट, लेकिन आगे की प्लानिंग क्या है आपकी? मैं देख पा रही थी और मैंने पढ़ा जो बहुत ही चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा आपको, तो एग्रीटेक स्टार्टअप में सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या नजर आती है और आपने कैसे ओवरकम किया उसको? देखिए, हर एक सप्लाई चेन जैसे रीजन वाइज अलग अलग होती है। जैसे हमने जब चालू किया, हमने नासिक से चालू किया, फिर हमें पता चला पुणे में थोड़ी अलग सप्लाई चेन है, सोलापुर में थोड़ी अलग सप्लाई चेन है, मार्केट की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है, वेराइटीज जो हम ग्रो करते हैं आलू और प्याज में वो अलग अलग होती है। तो ये चैलेंजेस समझने में बहुत टाइम गया। तो सबसे बड़ा ये था कि जब तक हम मशीन डेवलप करके मार्केट में लेके जाके टेस्ट नहीं करते, तब तक आपको आइडिया ही नहीं होता कि अननोन वेरिएबल्स बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन हमारी टीम काफी अच्छी है, 17 लोगों की हमारी टीम है। तो जब भी कुछ डेवलप होता था वो खुद फील्ड पे जाके उसको टेस्ट करते थे। काफी सारे एफपीओस का भी इसमें बहुत मदद रही है। जब हमने चालू किया था, गोदाधरना एफपीसी करके एक है नासिक में, उन्होंने काफी मदद की है। जब भी हम मशीन लेके जाते हैं, क्योंकि वो तो
दिन डे बाय डे वही कर रहे हैं, उनका तो रोज का काम है। तो उनसे काफी हमें इनपुट्स मिले, जिससे हमें मदद हुई कि हम मशीन वापस रिफाइन करें। ये एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स आई है वो उनसे ही आई है, जो एफपीओस हो गए, व्यापारी हो गए, एक्सपोर्टर्स हो गए, उनसे ही ये इनपुट्स आते आते मशीन बनी है। तो मैं बोलूंगा ये जो भी हमारा ग्रोथ हुआ है ये सब उनकी वजह से हुआ है। अ, हमारी टीम और जो हमारे पार्टनर्स रह चुके हैं, जो एफपीओस के साथ हमने काम किया है, उनकी वजह से ये डेवलपमेंट हुई है। राइट। अच्छा, आखिरी सवाल क्षितिज, थोड़ा नंबर्स पे बात करते हैं। 8 साल हो गए हैं आपको, रेवेन्यू कैसा है, मार्जिन्स कैसे हैं, और फाइनेंशियल 27 के लिए आपका लक्ष्य क्या है? हम ओवर 100% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहे हैं। लास्ट 3 इयर्स में हमारी काफी डेवलपमेंट हो चुकी है। अभी हम मैन्युफैक्चरिंग भी एक्सपांड कर रहे हैं, जैसे हम रीजनली और ग्रो करते जा रहे हैं। 26-27 का हमारा ये प्लान है कि हम ऑनियन पोटैटो में ही सबसे ज्यादा जितना हम डिप्लॉय कर सके। अभी फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज है मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि जितने ऑर्डर्स है उतने हम फास्ट डिप्लॉय नहीं कर पा रहे। और दूसरा है कि हम अभी इंटरनेशनल, हमें रिक्वायरमेंट्स बहुत आ रही है, डिमांड बहुत आ रही है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से। तो हम वहाँ पे देख रहे हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट्स कैसे टैप कर पाए। तो उसी के लिए अभी हम टीम बढ़ाना चाह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, रोबोटिक्स में। इंटरेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस है, इंटरनेशनली भी एक्सपैंड करना चाह रहे हैं आप, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट क्षितिज। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अच्छे तरीके से बातचीत करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। चलिए, इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए सी आवाज़ के साथ।